उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक पेपर लीक की खबर आई है। इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी विधायक बेदी राम और संजय निषाद की पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पेपर लीक के कनेक्शन में दोनों का नाम सामने आया है। इन दोनों को कोर्ट ने 26 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज पुष्कर उपाध्याय ने दोनों विधायकों समेत 18 लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। ये वारंट उनकी अदालत में हाजिर न होने के कारण जारी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने कृष्णानगर के इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि 26 जुलाई तक इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पेपर लीक का ये मामला है। सबसे बड़ा मामला तो पूरे देश में नीट पेपर लीक का चल रहा था, लेकिन इसी बीच अब यूपी पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ, जहां गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज ने 26 जुलाई तक इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। राजभर के करीबी विधायक बेदी राम का नाम इसमें शामिल आ रहा है। मतलब ये कि कोर्ट ने पेपर लीक मामले में जिन दो विधायकों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, उनमें से ये दोनों सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के विधायक हैं। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक नाम बेदी राम का है, जो यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का करीबी माना जाता है। मैं इससे पहले कि आगे की जानकारी आपको दूं, आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर को बकायदा दिल्ली बुलाया गया था, फटकार भी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि किस तरीके से उनके एसोसिएट, उनके सहयोगियों का नाम लीक घोटाले में सामने आ रहा है। अब वो नाम खुलकर सामने आ चुका है। आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर का विधायक बेदी राम इस मामले में फरार। संजय निषाद का एमएलए विपुल दुबे की तलाश इस वक्त जारी है। संजय निषाद भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के करीबी विधायक बेदी राम इस वक्त अब फरार है। इन दोनों चेहरों पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस बार तो कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है और ये कहा गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, फिर इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अगर बेदी राम की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से विधायक है बेदी राम। बेदी राम वैसे तो मूलतः आजमगढ़ जिले का रहने वाला है, लेकिन वो गाजीपुर की जखनिया सीट से एमएलए है। पेपर लीक मामले में वो आरोपी है और उसे यूपी एसटीएफ ने फरवरी 2006 में गिरफ्तार किया था। अगला नाम आपको बता दें, जो आरोप लगा है, वो आरोप क्या क्या लगे हुए हैं वो इस वक्त आपके सामने। सभी 8 मामलों में जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, कोर्ट में चार्जशीट जो दायर की गई उसमें बाकायदा चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, आरोप तय किए गए हैं। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदी राम ने जो एफिडेविट जमा किया था, उसके मुताबिक उस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती के मामले में पेपर लीक से जुड़े हुए कुल 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बेदी राम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में 8 पेपर लीक से जुड़े हुए हैं और 2009 में जयपुर में एसओजी ने रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में बेदी राम पर एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक कराने के मामले में भी एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज किया था। 2006 की बात करें तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पेपर लीक का मामला दर्ज किया गया था। यानी कुल मिलाकर 8 मामले हैं जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। कोर्ट में चार्जेस फ्रेम किए जा चुके हैं। अब 26 जुलाई से पहले उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, पेश करना होगा। वहीं गैंगस्टर एक्ट के विशेष जज ने एक और विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। विपुल दुबे कौन है, पहले इनकी प्रोफाइल आपको बता दें। भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं विपुल दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के करीबी बताए जाते हैं। फरवरी 2006 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। पेपर लीक के मामले में आरोपी है। इस मामले में अब चूंकि जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है, गाज गिरनी तय नजर आ रही है। अब कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, 2 नाम ऐसे हैं, विपुल दुबे और इससे पहले भी जो नाम हमने आप दर्शकों को दिखाया, ओपी राजभर के करीबी हैं। इन दोनों को लेकर ऐसा तो है नहीं कि कोई नए नाम है,
आरोप बहुत लंबे समय से लग रहे थे, बड़ी मुश्किल होने जा रही है राजभर के लिए भी और संजय निषाद के लिए भी। देखिए मीनाक्षी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से सुभाषपा के विधायक बेदीराम का नाम आया है, जो कि गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, और दूसरे विधायक का नाम है जो कि भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक है विपुल दुबे, और ये दोनों ही विधायक भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही सहयोगी दल के तौर पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही विधायकों का नाम इस तरीके से नीट परीक्षा में सामने आना, और उसके बाद जिस तरीके से वीडियो सामने आया बेदीराम का, और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ओम प्रकाश राजभर को तलब किया था, दिल्ली दरबार तक जाकर के ओम प्रकाश राजभर को जवाब देना पड़ा था। और अब ऐसे में जब 2006 के इस मामले में जिसमें यूपी एसटीएफ ने पूरी जांच की थी, बेदीराम विपुल दुबे को गिरफ्तार किया गया था, ऐसे मामले में अगर गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने बाकायदा दोनों विधायकों को 26 जुलाई को तलब किया है, और तलब ऐसे वैसे नहीं किया है, तलब किया है कि गिरफ्तार करके दोनों विधायकों को 26 जुलाई को जब पेशी होगी तो उसमें पेश किया जाएगा, और उसके बाद चार्जेस फ्रेम की जो कार्रवाई है वो आगे शुरू होगी। यानी कि आने वाले दिनों में अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं तो मुश्किलें दोनों विधायकों के लिए बढ़ सकती हैं, और ऐसे में जो दोनों सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूपी एसटीएफ जांच कर रही है, यूपी पुलिस जांच कर रही है, और तमाम एजेंसी जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की। और ऐसे में बेदीराम का विधायक जो है उनका वीडियो आना और वीडियो में एक्सेप्ट करना कि वो पैसे लेते हैं, पेपर्स को सॉल्व कराते हैं, लोगों तक प्रश्न पत्र पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में अपने आप में कई तरीके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं बिल्कुल इसी बात पर आ रही थी विशाल कि ये जानकारी पहले तो पुलिस के पास आई कैसे कि माफिया का, यानी पेपर लीक माफिया का और विधायक का नेक्सस काम कर रहा है, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये पूरा खुलासा कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, लेटेस्ट जो जानकारी आई है वो पुलिस के सामने यही आई थी कि जिस तरीके से बेदीराम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो बेदीराम से शिकायत कर रहे हैं कि आपसे तो हमारी बातचीत हुई थी और आपने तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेदीराम कहते हुए उसमें सुन रहे हैं जा रहे हैं कि भाई मेरी जो जिम्मेदारी थी वो प्रश्न पत्र की थी, पेपर परीक्षा कैंसिल कर दिया जाए इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हालांकि जो सुभाषपा विधायक है उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई जानकारी शेयर नहीं की गई कि ये वीडियो कितना पुराना है, लेकिन पार्टी की तरफ से जरूर बताया गया कि ये पुराना वीडियो है, इसको मॉर्फ किया गया है, इसको पूरी तरीके से एआई का सहारा लेकर के फर्जी तरीके से पेश किया गया है। लेकिन एक बार भी बेदीराम इसमें सामने नहीं आते हैं, सफाई नहीं देते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। तो दाल में कुछ काला है ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दोषी कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे बीजेपी से संबंधित हो या सहयोगियों से संबंधित हो। तो ऐसे में इन वीडियोस का सामने आना, एनबीडब्ल्यू जारी करना अपने आप में बताता है कि दोनों विधायकों की और इन पार्टियों की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ना तय नजर आ रही है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में एक तरफ पेपर लीक मामले में एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर सियासत गरमा रही है। उत्तर प्रदेश के नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा लेटर लिखा। चंद्रशेखर ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका, इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले ही चाचा भतीजा ये भर्तियां लूट लिया करते थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटते समय ये बयान दिया था। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए, और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि
अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको पहनने के बाद लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह वस्त्र झूठ बोलने पर पाबंदी लगाते हैं। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। सफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच आज ये तय कर सकती है कि नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट एनटीए को लेकर भी ऑर्डर दे सकता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। सुप्रीम कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है और इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने लगाई है। वहीं बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार, यहाँ छात्रों के भविष्य की बात है और केंद्र सरकार ये कह रही है कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई बड़ा लीक नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल याचिकाकर्ताओं की भी यही शिकायत थी, जिसके बाद वो इस पूरे मामले को लेकर पहले प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद वो कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में 8 जुलाई को पहली सुनवाई की थी और उसके सीजीआई की बेंच ने, और उसके बाद ये साफ तौर पर जो चारों स्टेक होल्डर थे, जिसमें एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और जो याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज अब तक जो है सभी लोग अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। वहीं आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई में साफ होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन इसमें एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दायर कर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि उन्होंने मद्रास आईआईटी से जो है इसका पूरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगा था, जिसमें यह कहा गया कि बड़े पैमाने पर कोई भी धांधली नीट में नहीं हुई। हाँ, गोधरा और पटना को लेकर जो है पेपर लीक की सूचना या घटना को लेकर जो है एनटीए ने बात का जिक्र जरूर किया है, लेकिन एनटीए का साफ तौर पर उसमें भी यह कहना था कि मार्क्स विश्लेषण को लेकर उन्होंने पूरा रिव्यू किया, जिसमें यह देखा गया कि नेशनल लेवल पर जो मार्क्स विश्लेषण है उससे भी कम मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं। और अगर ऐसे में रीटेस्ट की जो है मांग को मान लिया जाता है तो जो 23 लाख के करीब जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है एक दांव पर लग जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट में यह कहा गया कि अगर कोई भी छात्र जो काउंसलिंग में शामिल है उसके ऊपर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध होता है या आरोप लगता है तो उसको जो है हम किसी भी चरण में काउंसलिंग के बाहर कर देंगे या फिर काउंसलिंग होने के बाद भी बाहर करने का लेकिन सुनो, ये पता कैसे चलेगा? ऑप्शन री एग्जाम एनटीए कराना नहीं चाहता, कोई इसे लेकर आगे की तैयारी की गई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। काउंसलिंग के वक्त पता कैसे चलेगा कि वो छात्र मेरिटोरियस था या नहीं था? उसने फर्जी तरीके से ये जगह हासिल की या फिर अपने मेरिट पर हासिल की? क्या इनका सिस्टम है? किस तरीके से ये लोग फ्रेम कर रहे हैं काम को, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही ना सरकार में ना एनटीए में।
देखिए, शुरुआत में तो एनटीए का भी सेम रुख था और सरकार का भी वही स्टैंड था कि किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तमाम जो है मिथ्या आरोप हैं। लेकिन जिसके बाद गोधरा और पटना में जो मामले सामने आए, अरेस्टिंग भी हुई, जिसके बाद और लगातार ये विवाद तूल पकड़ता गया, जिसके बाद एनटीए ने ये माना कि गोधरा और पटना में जो है एनटीए जो नीट पेपर लीक की घटना है वो जरूर सामने आई है, उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई। फिलहाल सीबीआई से भी आज जो है तमाम चारों स्टेक होल्डर से जो है वो जवाब मांगे गए थे। सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल आज इस पूरे मामले में 38 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें 34 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स और संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से दायर की गई थी। वहीं 4 याचिका जो है वो एनटीए की तरफ से दायर की गई थी। तो 38 याचिकाओं को एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की बेंच सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद क्या कुछ रहा ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन माना जा रहा है तकरीबन 12 बजे के बाद जो है नीट मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। बिल्कुल कुमार, देखिए ये बात तो तय है कि इस तरीके की जांच जो है वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, इससे वक्त लगेगा। लेकिन ये जो पूरा वक्त जा रहा है उसमें इतने लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहे, ये भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार आपका। नजरें लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि इस मामले में क्या निर्णय होता है, ये आगे प्रोसीडिंग कैसे चलती है। वहीं नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया है वो भी आपको बता दें। एनटीए का कहना है कि टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों से 95 सेंटर से हैं, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर का आरोप निराधार है। एनटीए क्या कह रहा है वो आप देखें। गोधरा और पटना के कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी से किसी कैंडिडेट को फायदा नहीं हुआ है, ये एनटीए का तर्क है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से पूरी निगरानी रखी गई थी, पेपर लीक का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। ये वही एनटीए है जो गोधरा और पटना की खबर को भी शुरुआती तौर पर खारिज कर रही थी। तो जब जांच और आगे बढ़ी तब ये पता चला कि लीक यहाँ पर हुआ है। लेकिन ठीक है, ये एनटीए का दावा है, अब सुप्रीम कोर्ट में वो इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। टेलीग्राम पर पेपर लीक की बात गलत है, पेपर लीक के फोटो पूरी तरह से नकली हैं। एक खबर इस तरीके की भी न्यूज़ चली थी कि बाकायदा सर्कुलेट किया गया और पेपर लीक हुआ, लेकिन एनटीए दावा कर रहा है कि ये पेपर लीक का फोटो पूरी तरह से नकली है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने का आदेश दिया था। 8 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नीट परीक्षा का पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लीक हुआ है तो ये जंगल में आग के जैसा है। ये देखिए शब्द हैं, जंगल में आग के जैसा है। अब आगे क्या बात होती है कि पेपर लीक के असर के आधार पर दोबारा परीक्षा हो, दोषियों की पहचान अगर नहीं होती है तो फिर से री एग्जामिनेशन हो। देखिए छात्र हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स के माता पिता हैं, वो तो यही चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। लेकिन इनमें वो जो तमाम मेरिटोरियस छात्र हैं जो अपने बल पर रैंक हासिल कर चुके हैं, उनका क्या होगा? एक तरफ नीट को लेकर बवाल है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कल 11 सीटों पर एमएलसी इलेक्शन से पहले टेंशन बढ़ गई है। 12 कैंडिडेट मैदान में है, जिसके चलते महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां क्रॉस वोटिंग का डर बढ़ गया है, इसके चलते अब सभी पार्टी अपने विधायकों को लेकर होटल में शिफ्ट हो रही है। बाड़ेबंदी की तस्वीर एक बार फिर से महाराष्ट्र से आ रही है। सत्ता पक्ष की ओर से महायुति ने 9 कैंडिडेट दिए हैं, जबकि इंडिया अलायंस के 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। बीजेपी विधायकों को ताज प्रेसिडेंसी में शिफ्ट किया गया है तो एनसीपी अजीत गुट के विधायक ललित होटल में मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को लेकर आईटीसी ग्रैंड मराठा पहुंचे हैं तो सीएम शिंदे ने अपने विधायकों को ताजलैंड में शिफ्ट किया है। चुनाव से पहले सबसे बड़ी बाड़ेबंदी महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र से हालांकि ऐसी तस्वीरें आना बड़ी आम बात हो गई है, जैसे कोई इलेक्शन या ऐसे चुनाव नजदीक आता है वैसे तुरंत बाड़ेबंदी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र में इस वक्त एमएलसी चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने विधायकों को घेरने में जुटे हुए हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर की हार जीत का मामला टिका हुआ है। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के करीबी हैं।
ऐसे में उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट की प्लानिंग यह है कि देर रात तक कैंडिडेट मिलिंद नार्वेकर को लेकर एक चर्चा हुई, जिसमें उद्धव गुट के विधायक नितिन देशमुख से एक्सक्लूसिव बातचीत की दिनेश मौर्य ने। सुनिए उद्धव ठाकरे का पूरा गेम प्लान क्या है। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक नितिन देशमुख है, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, आप सभी विधायकों को होटल्स में रखा गया है और जिस जगह आप रुके हैं यहाँ पर इस समय शिवसेना के कुल कितने विधायक हैं और क्या क्या आप लोगों को कहा गया है? शिवसेना के हम सब विधायक यहाँ रुके हैं। मैं तो आज सवेरे 7 बजे होटल पे पहुँचा। शाम के टाइम बैठक होंगी, बैठक में उद्धव साहब हमारे मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है इस तरह के चुनाव में, ऐसे में क्या आप लोग को मार्गदर्शन किया गया है किस तरह से वोट करना है, क्या सावधानी बरतनी है वोटिंग के दौरान ताकि आप लोग का वोट ये खारिज ना हो? हमारे मिलिंद जी नार्वेकर हमारे उम्मीदवार है, उनको वोट करने का है। फिलहाल शाम के टाइम बैठक होंगे। मैं तो आज सवेरे यहाँ पहुँचा। शाम के टाइम उद्धव साहब हमारे को मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप लोग के पास नंबर्स नहीं है, ज़रूरी आंकड़े नहीं है, तो ऐसे में जो नंबर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए उसका जुगाड़ कैसे होगा? सियासत में सब कुछ होता है। अच्छा, 2 और 2 कभी 4 नहीं होते, 6 हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या 2 और 2 6 आप लोगों ने कर लिया है, करना बाकी है? वो पता चलेगा ओके। वोट होने के बाद। अच्छा, देखिए, भले ही आप लोग की शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई है, लेकिन अभी भी आप लोगों के रिश्ते अन्य विधायकों के साथ हैं, तो ऐसे में क्या बातचीत हो रही है शिंदे गैंग के विधायक हो या फिर जो है बीजेपी के विधायक? नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आमदारू। अब महाराष्ट्र में किस पार्टी के पास कितने एमएलए हैं, किसकी ताकत कितनी है और कहां से ये ताकत कम होने की संभावना है, यह आशंका है। दिनेश मौर्य इस वक्त महाविकास आघाड़ी कैंप से लाइव तस्वीरें और जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए और साकेत राय महायुति कैंप की जानकारी आप दर्शकों को देंगे। दिनेश, क्या समझ में आ रहा है, कहां कितनी सेंधमारी होने की संभावना या आशंका? देखिए, महाविकास आघाड़ी के सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रज्ञा सातव, वही जीत सकती है। पर्याप्त नंबर कांग्रेस के पास है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार जो है मिलिंद नार्वेकर, साथ ही में जयंत पाटिल जिनका समर्थन शरद पवार ने किया है, उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है। तो इन दोनों ही उम्मीदवार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि महायुति के विधायकों से संपर्क किया जाए, किसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर उनके जरिए जो है नंबर्स मंगाया जाए, इस तरह का आरोप लग रहा है इन दोनों उम्मीदवारों पर। महाविकास आघाड़ी कोशिश कर रही है कि नंबर नहीं है, लेकिन 2022 में जिस तरह से पूरा खेल खेला गया था, कांग्रेस के उम्मीदवार जिनके पास पर्याप्त नंबर थे, नंबर होने के बावजूद वो हार गए थे। कांग्रेस के विधायकों ने उस समय कथित रूप से क्रॉस वोटिंग की थी। तो लग ये रहा है कि इस बार का जब कल मतदान होगा तब भी बड़े पैमाने पर इस बार यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से पोस्चरिंग तो यही की जा रही है कि उन्होंने पर्याप्त नंबर्स का जुगाड़ या फिर कहे अरेंजमेंट जो है वो कर लिया है। कुछ निर्दलीय जो है वो साथ देने के लिए तैयार है महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों का, इस तरह का दावा जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली कौन मतदान उनके लिए करेगा इसका खुलासा वो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। वो तो कहना बहुत मुश्किल है, कई बार मन में मंत्रणा हो चुकी होती है, राय बन चुकी होती है। साकेत, महायुति कैंप की रणनीति क्या है? देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी दिनेश बता रहे थे कि 2022 के आप इतिहास को देखिए, क्रॉस वोटिंग हुई और ऐसा केवल 2022 में ही नहीं, आप महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास को देखिए तो विधान परिषद चुनाव में पिछले 4 दशक में हर बार क्रॉस वोटिंग हुई है और यही परेशानी का कारण बना है महायुति कैंप के लिए, क्योंकि उनके कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार खड़े हैं। और अगर हम संख्या बल की बात करें तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 103, शिंदे गुट के पास 40 और वहीं अजीत पवार के पास 37 है। अब ये पूरा आंकड़ा एक साथ अगर जोड़ा जाए तो 180 का होता है और वहीं अगर निर्दलीय और अन्य विधायकों को जोड़ दिया जाए तो इनके पास करीब 197 के आसपास के विधायकों की संख्या है, यानी कि संख्या बल इनके पास पूरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां उद्धव गुट ने मिलिंद नार्वेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है और यही पेच अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर साकेत और दिनेश, ये कहा जा सकता है दोनों ही कैंप में तनाव है और ये तनाव तब तक बना रहेगा जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए।